नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में जो हम हिमालय नदियों के बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा किया था। प्रायद्वीपीय नदियों में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी उनके बारे में कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है आपका, और महानदी है, कावेरी नदी है। ये चार इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनमें जो सबसे पहला जैसे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर ये कहाँ इसका उद्गम स्थल है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और इसमें कहाँ किस जलाशय से होकर के बहती है, और इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के कौन सी पहाड़ियाँ हैं जैसे, और ये किस किस क्षेत्र से होकर के बहती है, और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी बाएं तट से कौन कौन मिलती है, दाएं तट से कौन मिलती है, इसके उनके बारे में चर्चा करते हैं। और ये कहाँ विसर्जित होती है, इसके ना कहाँ पर विसर्जित होती है, उसका नाम क्या है। तो ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इसका उद्गम क्या है। तो इसका जो उद्गम है त्र्यंबकम नासिक है। त्र्यंबकम एक जगह का नाम है, नासिक में है, ये महाराष्ट्र के नासिक में, और कलसू पर्वत क्षेत्र है, वो कलसू पर्वत क्षेत्र के इलाका का है वो, वहाँ से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी का जो ये त्र्यंबकम जगह है, नासिक जिला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये इसके जो भारी क्षेत्र हैं, जो बड़े मतलब अवरोध हैं इसके, उसके जो बायां तट है, बायां तट पे अजंता, सह्याद्री, सतमाला, ये क्रमशः पहाड़ियाँ हैं इसके बाएं तट के क्षेत्र पे। और इसके दाएं तट के क्षेत्र पे जो इसके हरिश्चंद्र और बालाघाट पर्वत श्रेणी है, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट है, ये इसके दाएं तट पर है। और इसके बीच से होकर करके ये बहती है, इसके बीच से होकर बहती है। और इसमें बहुत सारी आकर के नदियाँ, ये जैसे अजंता, सह्याद्री, सतमाला, इनमें से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और आकर के गोदावरी में मिल जाती हैं। और इसी तरीके से जैसे ये हरिश्चंद्र बालाघाट से कुछ नदियाँ निकलती हैं और आकर के इनमें गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। इनका नाम बताते हैं अभी। फिर गोदावरी नदी की विशेषता ये है कि ये जो गोदावरी नदी है, ये जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा के रूप में परिभाषित की जाती है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी है, वहाँ की वो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। बूढ़ी गंगा कहा जाता है दक्षिण भारत का, गंगा कहा जाता है दक्षिण भारत का गोदावरी नदी को। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में परिभाषित है। ये सबसे बड़ी नदी है वहाँ के लिए। जैसे यहाँ के गंगा नदी है बड़ी, ऐसे इधर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। और इसका जो विस्तार है, ये कैसे कैसे होकर के बहती है, इसका जो नाम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से निकलती है जब ये, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से होते हुए जा कर के आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जा कर के आपका ये विसर्जित हो जाती है बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, ये गोदावरी मुहाना है इसका। और ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, दाहिने तट से कौन मिलती है नदियाँ और बाएं तट से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इसके बारे में देखते हैं। जो इसके दाएं तट से नदियाँ हैं, दाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम जो है, जैसे दरना नदी है आपका, ये दरना नदी दाएं तट से मिलती है। और इसी के दरना नदी जहाँ से निकलती है, इसी के पास में ही पेयल झील है। पेयल झील इसी का नाम है, पेयल झील नाम है ये। और ये जो पेयल झील है, इसी के पास में ही पवारा और मुल्ला नदी निकल करके जा करके गोदावरी नदी में मिल जाती है। और ये हरिश्चंद्र जो पहाड़िया पर्वत श्रेणी है, इसी के आसपास का ये क्षेत्र है। ये जैसे पेवल झील, पवारा और मुल्ला नदियाँ, इन्हीं आसपास कलसू पर्वत श्रेणी, इसी आसपास के एरिए से ये सारी नदियाँ निकलती हैं। और यहाँ पर ये झील भी है। और इस आगे जब बढ़ती है तो ये आगे इसके दाएं तट पे ही
पखल झील, परवल झील है, पखल झील है, और निजाम सागर भी है जो तेलंगाना में है। ये तेलंगाना के क्षेत्र में निजाम सागर प्रसिद्ध सागर, मतलब जाना माना सागर है, बना है। और इसके बाद अब ये जब आगे और बढ़ती है तो इसके दाहिने तट पे ही कुल्लेरू झील है। कुल्लेरू झील भी प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसके जो दाहिने तट से मिलने वाली नदियों का नाम है, जैसे इसके क्रम से देखें, जैसे जिस क्रम में लिखा गया है इसी क्रम में इन नदियों का इसमें आकर के मिलाप भी होता है। जैसे दूधना हुआ, पूर्णा हुआ, दूधना जाके पूर्णा से मिलती है, पूर्णा फिला करके यहाँ आकर के गोदावरी से मिल जाती है ये। और ये जो मिलती है कदम जलाशय जो है उसके पहले ही मिल जाती है एक दूधना पूर्णा नदी। और ये पूर्णा नदी के बगल में ही पेनगंगा जो अजंता सह्याद्री पर्वतमाला इसके आसपास से निकल करके आती है और ये गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है। और ये इसके बाद प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी ये इसी क्रम में निकलती हैं और इसी क्रम में ऐसे आकर के गोदावरी नदी से मिल जाती हैं। अब जब गोदावरी नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसके जो बायां तट है, बाएं तट पे इसके कुछ झील हैं, जैसे कुछ जलाशय हैं, जैसे बालीमेला जलाशय, सोलापुर जलाशय, लच्छा कुंड जलाशय। ये जलाशय हैं इसके बाएं तट के क्षेत्र में। तो ये इसका परिचय था कि ये कहाँ से निकलती है, त्रंबकम से निकलती है। कहाँ विसर्जित होती है, बंगाल की खाड़ी में। इसके मुहाने पे कौन से, इसके दाएं तट पे मुहाने पे कौन सी झील है, कुल्लेरू झील है। बाएं तट पे कौन सा जलाशय है, बालीमेला, सोलापुर, लच्छा कुंड जलाशय है। और इसमें दाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ थी। इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ जैसे दरना है, प्रावा, मुल्ला है, ये इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम था। और इसके जो भारी अवरोध के रूप में दाएं तट पे हैं, हरिश्चंद के दाएं तट पे हैं हरिश्चंद पर्वत श्रेणी और बालाघाट पर्वत श्रेणी। और इसके जो बाएं तट पे पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे अजंता पहाड़, सह्याद्री पर्वतमाला, सतमाला और सतमाला पहाड़ी क्षेत्र हैं इसके बाएं तट पे, ठीक है। ये इसका परिचय था। और इसमें जो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप उसको मैप से देख कर के कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है भी, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी न कभी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो छूट रहा है उसे आप मैप से कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो कृष्णा नदी है, जो दक्षिण भारत की नदी है, वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके पश्चिमी घाट से निकलती है और दक्षिण भारत में बंगाल के खाड़ी में जा कर के गिरती है। ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है, जो कृष्णा नदी है। और ये महाराष्ट्र के सह्याद्री से निकलती है और पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के सह्याद्री से निकलती है। पश्चिमी घाट जो है वहाँ के महाबलेश्वर एक जगह है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। महाबलेश्वर के पास से जब निकलती है, इसके उसी के जस्ट ऊपर महाबलेश्वर के मतलब कह सकते हैं कि बाएं साइड में शिवाजी सागर है। शिवाजी सागर वहाँ है सह्याद्री के पास बाएं तट पे। और जो शिवाजी सागर है उससे होकर के कोयना नदी आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसके अगर हम ये देखें कि इसके बाएं तट से मिलने वाली जो नदियों का क्रम है वो कौन से हैं, तो दो नदी आकर के मिलती है इससे। और जो इसमें बाएं तट से मिलने वालों का जो नदियों का क्रम है उसमें सबसे बड़ी नदी जो है भीमा इसकी सबसे बाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद जो पेंडुयागु है, फिर पेंडुआगु है, पिल्लूरू है, मुन्नेरू है, ये नदियाँ आकर के क्रम से इसी कृष्णा नदी में विसर्जित हो जाती हैं। और अगर हम ये देखें कि दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी इसकी नदी सहायक नदी तुंगभद्रा इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कृष्णा नदी की है, जो तुंगभद्रा जलाशय से होते हुए आकर के कृष्णा नदी में मिलती है। और इसका जो कृष्णा नदी जब तुंगभद्रा नदी जब कृष्णा नदी में
के करीब होती है, तो वहाँ पर कुरनूल शहर है बसा हुआ इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर ही। और हम ये कहें कि इसके जो दाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है, तो ऐसी इसमें इस तरीके से, जैसे पंचगंगा, दूधगंगा, चपोरा, मलप्रभा, ये इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम है। इसी क्रम में ये आकर के तुंगभद्रा नदी से मिली हुई हैं। और अगर हम बड़े रूप में देखें, ब्रॉड रूप में इनका जो अवरोध है, और दाएं तट पे दाएं किनारे से कौन सा अवरोध है और इसके बाएं किनारे से कौन से अवरोध हैं, इसके बारे में अगर देखें तो जो आंध्र प्रदेश है, जो इसको एरामल पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आप सुने होंगे, इसके दाएं तट से अवरोध पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये इससे दाएं ना जा कर के यहाँ से ये कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है तो गोदावरी नदी से मिल करके ये गोदावरी नदी जो है उसका जो विसर्जन क्षेत्र है और जो कृष्णा नदी का विसर्जन क्षेत्र, वो दोनों के विसर्जन क्षेत्र से एक बहुत दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है। और इसको अगर हम ये कहें कि इसका जो कृष्णा नदी है, इसका जल विवाद है इन नदियों को इन प्रदेशों के बीच में, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनके बीच में इसके जल विवाद के रूप में है, क्योंकि इसके जल बंटवारे से, इसके जल उपयोग के कारण इसमें विवाद है कि इसका जल किसको ज़्यादा मिलना चाहिए और किसको कितना मिलना चाहिए, इसके ऊपर इस पे विवाद है। ठीक है। और ये जब बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है उस समय इसके जो पॉइंट है, जैसे फर्स्ट डीबी पॉइंट, ये वहाँ पर है, इसके मुहाने पर ही। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ विसर्जित होती है, इसकी बाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या था, इसके बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसके दाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, और कौन सबसे बड़ी नदी बाएं तट से मिल रही है, कौन सबसे बड़ी नदी दाएं तट से मिल रही है, और कहाँ से बाएं तट सबसे बड़ी बाएं तट से दाएं तट से निकलने वाली नदियाँ है, वो कहाँ से उसका उद्गम होता है। तो ये सब यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी, उसमें महानदी तीसरी नदी थी। इसमें महानदी कह सकते कि जो इसका उद्गम स्थल है कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ का जो धमंतरी पहाड़ी आप सुने होंगे, धमंतरी पहाड़ी, उसके क्षेत्र से, धमंतरी और सिंघवा पहाड़ी के क्षेत्र से निकलती है। वो धमंतरी पहाड़ी के ऊपर, मतलब उसके बाएं साइड में ही कुरुंग जलाशय है। कुरुंग जलाशय के आसपास और धमंतरी पहाड़ी के आसपास से ये निकलती है महानदी। और ये सिंघवा पहाड़ी से होते हुए हीराकुंड जलाशय, आप जानते होंगे, हीराकुंड जैसे बांध है, हीराकुंड जलाशय से होते हुए फिर आकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होते। लेकिन इसके पहले बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं, जैसे दाएं तट से इसकी कौन सी नदियाँ मिलती हैं, बाएं तट से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं इसके, और इस पर कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बनाई गई हैं इस नदी पे। मल्टीपल यूजेज हैं इसके, जैसे हीराकुंड है, टिकरपारा है, ये इसके बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसी नदी पर, महानदी पर बनाई गई हैं। इसकी जो हमें देखते हैं कि उसको दाएं तट पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं पहले, जैसे सुंदूर है, पैरी नदी जो है, इसकी सुंदूर की सहायक नदी है, और जो पैरी नदी लास्ट में जा कर के महानदी से मिल जाती है। और ये जोंक नदी का नाम है, ये आकर के महानदी की सहायक नदी के रूप में मिलती है। और ये जोंक नदी जो हीराकुंड जलाशय है, हीराकुंड जलाशय के पास मिलती है ये आके महानदी से। ओंक नदी, सुखतेल नदी और तेल नदी, जो सुखतेल नदी है ये तेल नदी की सहायक नदी है, और ये ओंग नदी भी इसी तेल नदी की सहायक नदी है, और तेल नदी जा कर के अंत में महानदी में विसर्जित हो जाती है। अगर ये जो सुखतेल, तेल, ओंग और जोंक है, ये जो किस क्षेत्र से निकलते हैं, जैसे मारमसिली जलाशय है जो यहाँ का, वहाँ से आकर के ये तेल नदी निकलती है।
तेलुंडा का नाम, तेलुंडा तालाब का नाम आप सुने होंगे। तो यहाँ से ये जो जोंक नदी है इसी क्षेत्र से निकलती है ये, ठीक है। और इसके जो बड़े क्षेत्र के रूप में डिवाइडेशन है वो दाहिने तट पे अगर मैं देखूँ, दाहिने तट पे क्या है तो नयागढ़ पहाड़ियाँ हैं। और इसके जो बाएं तट पे हैं, बाएं तट पे इसके टिकरपारा की पहाड़ियाँ हैं, अर्थात जो बड़े अवरोध के रूप में काम करते हैं। टिकरपारा की पहाड़ियाँ बाएं तट पे और नए जो इसके दाएं तट पे है नयागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। जब ये विसर्जित होने वाली होती है बंगाल की खाड़ी में, तो उसके जो विसर्जित होने से पहले ये कटक जगह का नाम है, ये कटक शहर इसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और ये जो 80 पहाड़ियाँ हैं, 80 पहाड़ियाँ इसके बाएं तट पे हैं। और ये अवरोध के रूप में एक तरीके से कहें कि बाएं तट पे बस पहाड़ियाँ हैं। और इसके जो दाएं तट पे है वो नयागढ़ पहाड़ियाँ। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ एक भी देखना है कि जो चिल्का झील है, चिल्का झील इसी के दाएं तट पे है। ये चिल्का झील दाएं तट पे मतलब थोड़ी दूर पे है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के पास में ही इसका जहाँ विसर्जित होता है, विसर्जित होने से कुछ किलोमीटर के बाद ही है ये चिल्का झील। और पारादीप उड़ीसा के तट पे ही बसा हुआ है और ये इसका विसर्जन भी यहीं होता है। और इसकी कहें कि हमें बाएं तट पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो शिवनाथ जैसे हुआ, मांड्र नदी जो हुई, ये इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों का क्रम है। ये महानदी का इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गोदावरी, कृष्णा और महानदी के बाद कावेरी नदी आती है। कावेरी नदी इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागू जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़िया से होती है। और ये कृष्णा राजा सागर और कावेरी फॉल्स, होनकल फॉल्स, स्टेंगल जलाशय से होते हुए जैसे जिस क्रम में है बता रहे हैं, इसी क्रम में इसका ये है भी जलाशय और फॉल्स। जैसे कृष्णा राजा सागर फॉल्स, कृष्णा राजा सागर, कावेरी फॉल्स, होगन फॉल्स, स्टेनल फॉल्स जलाशय, ये इसी क्रम में हैं, ये जलाशय और फॉल्स से, ठीक है। इसके बाद ये आकर करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित जब होती है तो 3 धाराओं में बढ़ जाती है, 3 धाराओं में बढ़ती है। और इसी के विसर्जन क्षेत्र के जहाँ विसर्जित होती है वो द्वीप की निर्माण करती है। उस द्वीप का नाम जैसे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप का निर्माण, श्रीरंगम द्वीप बनाती है ये कावेरी नदी। अगर हम बड़े रूप में देखें तो इसकी जो बाएं तट पे कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं और दाएं तट पे पर्वत श्रेणियाँ, जैसे दाएं तट पे इस पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसके जो अवरोध के रूप में इसको दाएं बढ़ने से रोकती हैं। और इसके जो बाएं तट पे हैं जैसे मेलागिरी की पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसको बाएं तट पे जाने से रोकती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसको दाएं तट पे जाने से रोकती हैं। और इसके जो इस बाएं तट से मिलने वाले नदियों का क्रम है, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, दाएं तट से जो मिलने वाली नदियों का क्रम है जैसे लक्ष्मण तीर्थ, कामबिनी, सुवर्णवती, भमनी, अमरावती, ये इसके दाएं तट से मिलने वाले नदियों का क्रम है। जिस क्रम में ये लिख रहे हैं इसी क्रम में ये मिलती भी हैं, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, कामबिनी, सुवर्णवती, भमनी, अमरावती, ठीक है। और इसके जो बाएं तट से मिलती हैं जैसे हेमावती, लोकापावनी, होगारी, सिमसा, अर्कावती, ये इसके बाएं तट से आकर के मिलती हैं नदियाँ। ये इसका जो द्रोणी है, द्रोणी मतलब जल का जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र इसमें जैसे तमिलनाडु पुदुचेरी में 56% के आसपास है, और ये केरल में 3% के आसपास बहती है, और कर्नाटक में 41% के आसपास इसका जो द्रोणी क्षेत्र है कावेरी नदी का। और कावेरी नदी की और विशेषता ये है कि जो ये सदानीरा नदी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जैसे गंगा नदी में हमेशा जल रहता है, ऐसे दक्षिण भारत में एक अपवाद के रूप में भी ये है कि इसमें हमेशा जल रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती, दक्षिण पश्चिम मानसून का जब वर्षा होता है तो उसके माध्यम से इसमें जल प्राप्त हो जाता है,
और जो दक्षिण पश्चिम से निकल रही है, क्योंकि ये तो दक्षिण पश्चिम से जब मानसून आएगा तो वहाँ पर इसमें पर जल की प्राप्ति हो जाएगी। और जब ये जा कर के अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ उत्तर और पूर्व के मानसून से फिर पुनः वापसी, जब मानसून की वापसी होती है तो उस समय भी इसको वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसमें हमेशा जल रहता है, इसीलिए इसको सदानीरा नदी के रूप में जाना जाता है। और ये दक्षिण भारत में जो और सारी नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी और आपका जैसे पेरियार नदी थी, कल पढ़ रहे थे अरब सागर में गिरने वाली, और सारे जैसे नर्मदा, तापी, ये नदियाँ जो हैं दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की, वो आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। उसमें बहुत सारे समय ऐसा भी होता है टाइम कि उसमें पानी नहीं रहता है, लेकिन ऐसे मैटर में, ऐसे समस्या के रूप से देखें तो ये कावेरी नदी इसमें अपवाद के रूप में है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये दक्षिण भारत में जो कावेरी, दक्षिण भारत से जो नदियाँ थी और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, इनका ये 4 मुख्य नदियाँ थी, इसमें कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या देखा, नदियों का जो अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अपवाह तंत्र में हमने जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली या हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ, या कहें हम उत्तर भारत की नदियाँ, सिंधु नदी देखा, गंगा नदी देखा और ब्रह्मपुत्र नदी देखा। ये तीनों हिमालयी क्षेत्र या उत्तर भारत की जो नदियाँ थी मुख्यतः, इनको देखा। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो थी, प्रायद्वीपीय भारत में 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर की गिरने वाली नदियाँ कल के लेक्चर में कंप्लीट किया गया था। जैसे आपको पेरियार हुआ था, नर्मदा, तापी, ऐसे नदियाँ, साबरमती, फिर ये सब नदियाँ जो थी ये अरब सागर में जा कर के गिरती थी। और इसके बाद जो आज ये टॉपिक है, जैसे आपका गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो इनको अलग रूप में निकलती तो पश्चिमी घाट से लगभग ये सभी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से निकल रही हैं, लेकिन ये जिनका विसर्जन है ये दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में होता है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे हम। नमस्कार।